नमस्कार। जरा सोचिए, क्या कभी आपने ये सोचा है कि किसी घर का आकार, उसका शेप वहां रहने वाले लोगों की किस्मत पर कैसे असर डाल सकता है। आज हम वास्तुशास्त्र की इसी गहरी दुनिया में उतरने वाले हैं और ये जानेंगे कि कैसे एक इमारत का ढांचा सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि सुख समृद्धि की पूरी नींव हो सकता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, वास्तुशास्त्र का ये मूल मंत्र है, जैसा जमीन का टुकड़ा वैसा ही उस पर बना घर। और दोनों के लिए सबसे बेस्ट शेप कौन सा है? चतुष्कोण, यानी एक सिंपल सा स्क्वायर या रेक्टेंगल। सुनने में ये बहुत बेसिक लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए, वास्तु का पूरा विज्ञान इसी एक मजबूत नींव पर खड़ा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले वास्तु के मूल सिद्धांत को पकड़ेंगे, फिर देखेंगे कि ये आदर्श आकार आखिर होता क्या है, और तब क्या होता है जब कोने कटे हुए हों या दिशाओं में कोई गड़बड़ हो। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन के कुछ और रूल्स पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सारी बातों का सार समझेंगे। तो आते हैं सबसे जरूरी सिद्धांत पर। देखिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है। इसका आकार, इसकी बनावट ये तय करती है कि घर में जो कॉस्मिक एनर्जी है वो कैसे बहेगी। एक सही आकार पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है, जबकि एक गलत या टूटा फूटा आकार जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक परफेक्ट, एक शुभ घर का आकार कैसा होना चाहिए। चलिए अब जरा गौर करते हैं वास्तु के उस गोल्डन रूल पर, जो पूरी तरह से स्थिरता और संतुलन यानी स्टेबिलिटी और बैलेंस पर टिका है। तो ये आदर्श आकार है क्या? वास्तु कहता है चतुष्कोण, मतलब या तो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के एक बैलेंस्ड शेप वाले घर में रहने वालों को जिंदगी में सुख और शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि ये एक कंप्लीट और स्टेबल एनर्जी फील्ड बनाता है, जहां एनर्जी बिना किसी रुकावट के आराम से बहती है। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। ये एक सीधी सी तस्वीर है जो पूरी बात समझा देगी। एक तरफ है एक बैलेंस्ड परफेक्ट शेप जो पॉजिटिव एनर्जी और कंप्लीटनेस को दिखाता है, और दूसरी तरफ है एक इरेगुलर यानी टेढ़ा मेढ़ा आकार जो एनर्जी के फ्लो में रुकावट डालता है, और इसी को वास्तु में एक बड़ा दोष माना जाता है। लेकिन असल जिंदगी में क्या हर घर परफेक्ट होता है? नहीं, अक्सर नहीं। तो क्या होता है जब कोई कोना कटा हुआ हो? वास्तुशास्त्र के मुताबिक हर दिशा की अपनी एक एनर्जी है, और इसीलिए हर कटे हुए कोने का एक अलग ही असर होता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि हर कटे हुए कोने का आखिर मतलब क्या होता है। सबसे पहले सबसे जरूरी दिशा ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट। इसे देवताओं की दिशा माना जाता है, जहां से पॉजिटिव एनर्जी घर में एंटर करती है। अगर यही कोना कटा हुआ है तो इसे वास्तु में सबसे बड़ा दोष माना जाता है। ऐसा दोष जो घर की तरक्की और परिवार की ग्रोथ में रुकावट डाल सकता है। अब आते हैं पूर्व दिशा यानी ईस्ट पर। ये सूर्य की दिशा है, एनर्जी और लाइफ की निशानी। अगर घर का ये हिस्सा कटा हुआ है तो माना जाता है कि घर की एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाता है, और नतीजा परिवार में आपसी तालमेल की कमी और आए दिन कलह और तनाव का माहौल। लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जहां ज्यादातर कटे हुए कोने अशुभ माने जाते हैं, वहीं आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन एक एक्सेप्शन है। इस कोने का थोड़ा कटा होना असल में अच्छा माना गया है ना? ये मजेदार। मतलब वास्तु कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है, इसमें भी कुछ अपवाद हैं, कुछ रहस्य हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। ये हवा यानी वायु तत्व से जुड़ी दिशा है, और इसका कटा होना सीधा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर असर डालता है। मान्यताओं के अनुसार ये दोष घर में फाइनेंशियल क्राइसिस यानी आर्थिक संकट ला सकता है। और आग्नेय कोण की तरह ही एक और एक्सेप्शन है नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट। इस कोने का कटा होना भी नुकसानदायक नहीं है, बल्कि इसे बिजनेस और स्टेबिलिटी के लिए अच्छा माना जाता है। तो अब ये बात तो साफ हो गई कि वास्तु में हर दिशा की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी अलग एनर्जी है। तो इन सब कोनों की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक सिंपल सा रूल है, कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दें तो अगर किसी भी बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो ये उस दिशा से मिलने वाले फायदों को कम कर देता है। मतलब एक पूरा कंप्लीट शेप होना ही सबसे अच्छा है। चलिए अब कोनों से आगे बढ़ते हैं और पूरे प्लॉट या घर के फैलाव को देखते हैं। क्या होता है जब कोई घर किसी एक दिशा में छोटा और दूसरी में बहुत ज्यादा बड़ा हो? ये बैलेंस का एक और लेवल है, और इसके असर भी काफी गहरे हो सकते हैं। तो चलिए इस टेबल पर नजर डालते हैं। मान लीजिए कि कोई दिशा बाकी दिशाओं से छोटी है या दबी हुई है, तो क्या होगा? उत्तर दिशा में कमी को सीधे धन की हानि से जोड़ा गया है, और मजेदार बात देखिए, दक्षिण दिशा में कमी को शुभ माना गया है। कमाल है ना? ये दिखाता है कि वास्तु में हर दिशा का सही बैलेंस कितना जरूरी है।
और अगर कोई दिशा बढ़ी हुई हो तो यहाँ भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं। उत्तर दिशा का बढ़ना धन और समृद्धि के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन पूर्व में विस्तार ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी दो-धारी तलवार जैसा है। नाम और शोहरत तो मिल सकती है, पर परिवार की तरक्की के लिए इसे अच्छा नहीं माना जाता। ये पूरा का पूरा बैलेंस का खेल है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आकार और दिशाओं के अलावा भी कंस्ट्रक्शन के कुछ बहुत जरूरी नियम हैं। ये नियम बिल्डिंग के अलाइनमेंट और उसकी अंदरूनी सिमेट्री से जुड़े हैं। चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। पहला नियम है अलाइनमेंट का, और ये बहुत सीधा साधा है। सब कुछ सीधा होना चाहिए, एकदम सीध में। आपकी बिल्डिंग मेन डायरेक्शंस यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के पैरेलल होनी चाहिए, और प्लॉट की बाउंड्री भी। अगर कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा है तो समझिए जिंदगी में भी अस्थिरता आ सकती है। तो बैलेंस का एक और बड़ा नियम है सिमेट्री। मतलब एक घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका एक हिस्सा बड़ा और दूसरा छोटा हो, दायां बायां बराबर ना हो। ऐसे घर को अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि ये घर की महिलाओं की सेहत, परिवार की खुशियों और पैसों पर बुरा असर डालता है। और इस तरह के घर के लिए खास नाम भी है, अंतःग्रह। ये वो घर है जो बाईं ओर से बड़ा और दाईं ओर से छोटा होता है। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसे बहुत बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है, जो परिवार और संपत्ति का नाश कर सकता है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, बैलेंस ही वास्तु का सार है। तो इन सभी नियमों और अपवादों को जानने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं? वास्तुशास्त्र का असली निचोड़ क्या है? चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? लबोलुआब ये है कि वास्तुशास्त्र में एक बैलेंस्ड, कंप्लीट और रेगुलर शेप को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। एक ऐसा घर जो या तो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल, और जो मेन डायरेक्शंस के साथ पूरी तरह से अलाइंड हो, उसे ही सबसे उत्तम माना जाता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ। आज की दुनिया में जहां आर्किटेक्चर के नए नए डिजाइन आ रहे हैं, घुमावदार दीवारें बन रही हैं, क्या वहां इन हजारों साल पुराने सिद्धांतों की कोई जगह है? क्या मॉडर्न डिजाइन और प्राचीन ज्ञान के बीच कोई पुल बनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।